Hello everyone. Today we are here to discuss NMTC Sub Junior paper which is held today, that is on 15th of October 2022. आज जो पेपर हुआ था 15th अक्टूबर को सब जूनियर वाला लेवल फॉर 7th एंड 8th उसको अपन डिस्कस करेंगे. ओके, सो इंस्ट्रक्शन इज हेयर्स. We know there are the two sections in this, section A and section B. Section A is of objective and section B जो है वो अपना फिलअप्स वाला है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन A से. So the first question is, we have to find the value of root over 46. Here this is into 47 into 48 into 49 plus 1. इसको जब अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? So क्या निकालना है अपन लोगों को यहाँ से? We have to find the value of 46 into 47 into 48 into 49 प्लस 1. ये अपन को फाइंड करना है. सो बच्चों इसके अंदर अपन क्या देख सकते हैं? लेट अस सपोज अगर मैं इसको, ऐसा तो नहीं है मैं 46 इंटू 47 इंटू 48 इंटू 49 निकाल के प्लस 1 निकाल के रूट निकालू, नहीं. इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? लेट कर लेते हैं कि ये x को, ये 46 को अपन x लेट कर लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 46. अगर ये x 46 है, सो दिस इक्वेशन विल बिकम x 47 क्या हो जाएगा अपने पास? x प्लस 1. 48 क्या हो जाएगा? x प्लस 2. 49 क्या हो जाएगा अपने पास? x प्लस 3 एंड राइट प्लस 1 एज इट इज. नाउ what we will do, we will multiply this x by x plus 3 and this by this. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. अपन क्या करते हैं, इस x को तो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके एंड प्लस 1 को भी एज इट इज रहने देते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो, जब अपन x इंटू एक्स प्लस 3 करेंगे वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x. ओके, एंड वी वन विल मल्टीप्लाई दीज टू, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, वी विल गेट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड दिस प्लस 1 विल रिमेन एज इट इज. नाउ जब अपन ने इन दोनों की पेयरिंग करी तो मुझे एक चीज दिख रही है कि x स्क्वायर प्लस 3x दोनों में सेम आ रहा है. तभी मैंने क्या किया, x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया और x प्लस 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया. अब अपन अगेन इसके अंदर लेट कर लेते हैं. लेट x स्क्वायर प्लस 3x को अपन कुछ भी a मान लेते हैं. सेम आ रहा है इसके अंदर ताकि अपनी इक्वेशन और सिंप्लीफाइड हो जाए. सो दिस विल बिकम, दिस इज a एंड दिस विल बिकम a प्लस 2. इसको मैंने a माना है तो a प्लस 2 रह जाएगा एंड रिमेनिंग इज प्लस 1. Okay, now this equation will become, when we multiply a into a plus 2, we will get a square plus 2a and plus 1. So बच्चों ये अंदर जो a square plus 2a plus 1 बन रहा है, this is a plus 1 whole square. ये क्या बन रहा है? a plus 1 का whole square बन रहा है. स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, we will get here a plus 1. यहाँ से अपन को क्या मिल गया? a प्लस 1. अच्छा, अब मैंने a किसको माना था यहाँ पर? x स्क्वायर प्लस 3x को. तो मैं यहाँ पर a की जगह क्या पुट कर सकती हूँ? यहाँ पर मैं a की जगह पुट कर सकती हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. तो ये इक्वेशन जो थी ये सिंप्लीफाइड होके, ये अपना जो रूट के अंदर इक्वेशन पूरी थी सिंप्लीफाइड होके कितना ईजी तरीका हो गया अपने पास. नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू कितनी अपने पास? 46. पुट x ओवर हियर. 46 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 46 प्लस 1. ओके, now we can find out the value of this term easily. So 46 का स्क्वायर प्लस यहाँ से अपन इसको करते हैं तो बच्चों इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 46 में इन दोनों में से कॉमन लेके इसको 46 प्लस 3 प्लस 1 कर देती हूँ. दिस इज 46, वेट, दिस इज 46 इंटू 49 प्लस 1, 46 इंटू 49 दैट इज 2254 प्लस 1. This will give you 2255. So ये एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो गया. आंसर क्या दे रहा है अपन को? 2255. दैट इज ऑप्शन बी. तो फर्स्ट का आंसर कौन सा है अपना? बी. क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन अपने पास ये है, टू रेगुलर पॉलीगन्स, दो रेगुलर पॉलीगन्स हैं ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स. दो रेगुलर पॉलीगन है, पहला वाला जो पॉलीगन है और दूसरा जो पॉलीगन है दोनों की नंबर ऑफ साइड्स सेम है.
हैव साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। पहला वाला जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सेकंड वाले की 15 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द अनदर रेगुलर पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, एक और रेगुलर पॉलीगन है जिसके सेम नंबर ऑफ साइड है, जिसका एरिया जो है हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन पॉलीगन, जो गिवन पॉलीगन है उनके एरिया के सम के इक्वल है। देखो लेट कर, अच्छा इसमें नंबर ऑफ साइड्स तीनों पॉलीगन की सेम है, यही बोल रखा है। लेट नंबर ऑफ साइड्स भी, मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स x है, ठीक है। फर्स्ट पॉलीगन की साइड लेंथ 8 है, सेकंड पॉलीगन की साइड लेंथ 15 है, मुझे थर्ड पॉलीगन की साइड लेंथ निकालनी है। मान लेते हैं कि थर्ड पॉलीगन मतलब जो दूसरा एक पॉलीगन है उसकी साइड लेंथ मान लेते हैं a। लेट लेंथ ऑफ अनदर पॉलीगन जिसकी ये बात कर रहा है, रेगुलर पॉलीगन है तीनों, ये लेंथ ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगन बी ए। बच्चों अगर आप लोगों को पता है कि अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की यहाँ पर एरिया की बात चल रही है तो रेगुलर पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला जाता है। अगर कोई भी एक पॉलीगन है बच्चों, जैसे अगर मान लो ये 6 साइडेड पॉलीगन है, अगर रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन है तो इसका एरिया कितना होता है। देखो यहाँ से ये 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन जाएंगे, जितने साइडेड फिगर होता है उतने ही बीच में जो मिडिल में बनते हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जितनी साइड्स होती है उतने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं। मैंने साइड्स कितनी मानी है, x। तो जो पहला वाला रेगुलर पॉलीगन है, दो रेगुलर पॉलीगन, उनका एरिया जो होगा टोटल वो x इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, जैसे इस केस में अगर मैं 6 की बात करूं, 6 है इसके अंदर, तो इसका एरिया होगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो जैसे अगर मेरे पास साइड्स x हैं तो x ट्राइंगल्स बन जाएंगे, x साइडेड पॉलीगन है रेगुलर तो x ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो उसका एरिया, पहले वाले का एरिया कितना होगा, x इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड लेंथ कितनी है फर्स्ट वाले रेगुलर पॉलीगन की, 8, दैट इज 8 स्क्वायर। सेकेंड पॉलीगन जो है उसकी भी नंबर ऑफ साइड्स x है, उसकी साइड लेंथ है 15, सो उसका एरिया कितना आएगा, x इंटू √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। ये बोल रखा है कि एक थर्ड पॉलीगन है, साइड, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अनदर पॉलीगन इज ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स हुज एरिया, जो थर्ड पॉलीगन है उसका एरिया जो है वो इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ द गिवन पॉलीगन्स, दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। दोनों का एरिया का सम जो है वो थर्ड का एरिया है। थर्ड वाले का एरिया कितना होगा, x, उसकी भी साइड्स x है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बच्चों लेंथ कितनी मानी मैंने उसकी, a स्क्वायर मान ली मैंने उसकी। फ्रॉम हेयर वी कैन से, मैं यहाँ पर x इंटू √3/4 कॉमन ले रही हूँ, यहाँ पर इसके पास बचेगा 8 स्क्वायर दैट इज 64, यहाँ बचेगा 15 स्क्वायर दैट इज 225, हेयर इट इज √3/4 इंटू x इंटू a स्क्वायर। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से √3/4 से √3/4 कट गया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू 289 विच इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से अपन को साइड लेंथ मिल जाएगी, दैट इज a इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यहाँ से a की लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास, 17 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द अनदर पॉलीगन, मुझे जो अनदर रेगुलर पॉलीगन था उसकी लेंथ ऑफ साइड निकालनी थी, दैट इज 17 सेंटीमीटर विच इज ऑप्शन ए। क्लियर? मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। In this question it is given when a is equal to 2022 and b is equal to 2023, the numerical value of a upon 1 plus a by b minus b upon, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों पहले अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सी हाउ टू सॉल्व दिस, वी हैव इक्वेशन a बाय, सी किड्स, मैं नीचे डिनोमिनेटर्स को पहले सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले अपन डिनोमिनेटर्स को सॉल्व कर रहे हैं। इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ b। ओके, b एलसीएम आ जाएगा इसका, सो दिस विल बिकम b प्लस a। ओके, सेकेंड इज माइनस b अपॉन, मैं अभी तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर सॉल्व कर रही हूँ इंडिविजुअली, देन वी विल टेक डिनोमिनेटर एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, a आ जाएगा बच्चों, दिस कैन बी रिटन एज a minus b minus 2 times of, here LCM will come ab square and this will become b square minus a square। now ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा,
ये ऊपर जाकर ये बन जाएगा ए बी बाय बी प्लस ए माइनस ए बी बाय ए माइनस बी माइनस 2ab स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. क्लियर किड्स? व्हाट आई एम डूइंग इज, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी. a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दिस इज a प्लस b, दिस इज a माइनस b, दिस इज a प्लस b. दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसको भी अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेके. नाउ वी कैन राइट इट लाइक ab अपॉन दिस इज a प्लस b, दिस इज ab अपॉन a माइनस b एंड दिस यहाँ से माइनस कॉमन करके इसको मैं प्लस करके 2ab स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकती हूँ, सो दैट वी कैन टेक एलसीएम इजीली. नाउ एलसीएम क्या आ जाएगा नीचे अपने पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, इसके पास a प्लस बी है तो ये a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, ए बी टाइम्स ऑफ a माइनस बी माइनस ए बी टाइम्स ऑफ ये a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों. ये किससे होगा? यहाँ से किसी से भी नहीं होगा, ये तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा. नाउ ओपन दीज ब्रैकेट्स, यू विल गेट a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखो ये a स्क्वायर b से ये a स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा? 0 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस विल गिव यू 0. तो उसने बोला था न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस व्हेन सिंप्लीफाइड इज 0, व्हिच इज ऑप्शन डी. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. In this question it is given two sides of a triangle are of length 5 and 10 centimeter. दो एक ट्राइंगल है. See, let's make a figure. ABC is a triangle in which it is given दो sides जो है ट्राइंगल की वो 5 और 10 है. Take any side sets 5 and 10. You can take 5 and 10 as 5 AB and BC also. The length of the altitude to the third side. बच्चों थर्ड साइड कौन सी है? ये वाली. इस थर्ड साइड पे जो एल्टीट्यूड है ये वाला, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू द थर्ड साइड इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू एल्टीट्यूड्स. जो ये वाला एल्टीट्यूड है वो किसके इक्वल है? एवरेज ऑफ द अदर टू एल्टीट्यूड्स. लेट अस सपोज दूसरा एल्टीट्यूड एक ये वाला होगा. लेट अस सपोज दिस इज h1, एक एल्टीट्यूड अपन ये ले लेते हैं, दिस इज h2. ये बोला गया है सी, अभी अपन इसको इंटरसेक्ट नहीं करवा रहे, ठीक है. अपन एक नॉर्मल ऐसा फिगर ले लिया अपन ने. यहाँ से ये बोला गया है कि जो ये थर्ड एल्टीट्यूड है, ये वाला थर्ड एल्टीट्यूड जो है AD वाला, AD वाला एल्टीट्यूड जो है, लेट अस सपोज दिस इज D पॉइंट, ये AD एल्टीट्यूड जो है दिस इज लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड द थर्ड साइड इज इक्वल टू एवरेज ऑफ द अदर टू एल्टीट्यूड्स. बाकी दोनों एल्टीट्यूड्स का एवरेज है. बाकी दोनों एल्टीट्यूड्स का एवरेज मतलब h1 प्लस h2 बाय 2. ये थर्ड साइड का एल्टीट्यूड आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. मुझे ये थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है. अब बच्चों एक चीज बताओ, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, अगर मैं इसको बेस ले लूं तो हाइट h2 हो जाएगी. I can say area of triangle ABC is equal to half of. बच्चों अगर मैं बेस 5 को ले लेती हूँ तो हाइट कौन सी होगी? h2, हाफ ऑफ 5 इंटू h2. इसके अलावा ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं इसका बेस 10 ले लेती हूँ तो हाइट कौन सी हो जाएगी? h1, दैट इज हाफ ऑफ 10 इंटू h1. और अगर अपन बेस इस BC को ले लेते हैं, थर्ड साइड जो मुझे निकालनी है, तो उसका हाइट कितना हो जाएगा? h1 प्लस h2 बाय 2. सो दीज थ्री आर इक्वल, दीज थ्री आर इक्वल. नाउ व्हेन वी कंपेयर दीज टू, जब अपन इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो बच्चों ये हाफ से हाफ कट जाएगा. 5 h2 इज इक्वल टू 10 h1. दिस विल गिव यू h2 इज इक्वल टू 2 h1. यहाँ से अपन को h2 और h1 के बीच में एक रिलेशन मिल गया कि h2 जो है वो किसके इक्वल आ गया? 2 h1 के इक्वल आ गया यहाँ से. ठीक है,
नाउ व्हाट वी विल डू इज, सी नाउ कंपेयर दीज टू और दीज टू, इन दोनों को कंपेयर करवा दो या फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करवा दो। जैसे मैं अगर इन दोनों को कंपेयर कराऊं तो आई कैन से 10H1 हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 10H1 इज इक्वल टू BC इंटू H1 प्लस H2 बाय 2। नाउ इन प्लेस ऑफ H2 आई कैन राइट 2H1, मैं H2 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 2H1 लिख सकती हूँ यहाँ पर अपन, ठीक है। तो मैं H2 की जगह क्या लिख रही हूँ, 2H1, यहाँ पर ये यहाँ पर जाके 20H1 बन जाएगा। दिस इज BC इंटू H1 को H1 रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 2H1, ओके। 20H1 इज इक्वल टू, दिस विल बिकम 3H1 इंटू BC। बच्चों ये H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो BC की लेंथ आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। क्लियर? तो मुझे थर्ड, उसने क्या बोल रखा था, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 20/3 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन C. Okay, moving on to next question, question number 5. In this question it is given A, B, C, D, E, F are natural numbers in some order among. बच्चों ये अपन को कुछ numbers दे रखे हैं, बट ये A, B, C, D, E, F का order नहीं है, किसी भी order में हो सकता है, like A can be 5, 6, 7, 5, 6, 12, anything. Like जिस order में लिखा हुआ है वो A, B, C, D, E, F का order नहीं है। Now we have to find the maximum value of A by B plus C by D plus E by F, और उसने बोल रखा है A, B, C, D, E, F नेचुरल नंबर्स है। अच्छा, अपने पास नंबर्स कौन कौन से हैं, 4, 5, 6, 12, 20, 24. Now we have to find the maximum value of A by B plus C by D plus E by F. अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए मुझे न्यूमरेटर को मैक्सिमम और डिनोमिनेटर को छोटा रखना पड़ेगा, तभी मुझे वैल्यू बड़ी मिलेगी। जब आपका डिनोमिनेटर छोटा होता है सबसे और न्यूमरेटर को बड़ा रखोगे तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे A, C और E को मैक्सिमम रखना है। मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी दिख रही है, 24, 20, मतलब हाईएस्ट वैल्यूज रखनी है। तो मैंने A को 24 रख लिया, C को मैंने 20 मान लिया और E को मैंने 12 मान लिया। अब बच्चों यहाँ पर अपन BDF को पुट करना है। अब इसको मैक्सिमम, इसको मिनिमम रखना पड़ेगा, तभी मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम कौन सी है, 4, इसको मैक्सिमम, इसको सेकंड मिनिमम कौन सा है, 5, और इसका कौन सा है सेकंड मिनिमम, 6। नाउ व्हाट वी विल से, 24/4 इज 6, दिस इज 4 + 2, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 12। तो A by B plus C by D plus E by F की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, विच इज ऑप्शन नंबर D. Clear to all? Moving on to next question, question number 6. In this it is given two consecutive natural number exist, दो consecutive natural numbers हैं। बच्चों अब दो consecutive natural numbers कौन से होते हैं, x and x plus 1, such that, चलो सबसे पहले तो let कर लेते हैं, let two consecutive natural numbers be x and x plus 1। मैंने दो consecutive natural number मान लिए x and x plus 1, such that the square of their sum exceeds the sum of their square। देखो लैंग्वेज समझना, स्क्वायर ऑफ देयर सम, उनके सम का स्क्वायर, उनके सम का स्क्वायर मतलब दोनों का सम कितना होगा, x plus 1 का इनके स्क्वायर का सम exceeds the sum of their squares, sum of their squares मतलब स्क्वायर्स का सम, x square and x plus 1 का होल स्क्वायर exceeds स्क्वायर ऑफ देयर सम। ये बोल रखा है कि दो नेचुरल नंबर्स जो है कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, उनके सम का स्क्वायर जो है वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड्स स्क्वायर ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कर दिया बाय 112। मतलब ये जो है इससे 112 ज्यादा है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 112। ये बोल रखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा,
1 1 2. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है. नाउ फॉर फाइंडिंग द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर फर्स्ट वी नो द नेचुरल नंबर्स कि भाई दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं कौन से. While solving this equation what we have to do is, देखो this is 2x plus 1, ये है बच्चों 2x plus 1 का होल स्क्वायर. दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ. माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज 1 1 2. नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर रहने देते हैं. यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके मैं डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. व्हाट वी विल गेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 1 2. फ्रॉम हेयर 4x square minus x square minus x square, this will give you 2x square. 2x minus 4x minus 2x is 2x. 1 minus 1 0 आ जाएगा is equal to 1 1 2. Now this can be 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करके अपन इसको लिख सकते हैं x square plus x माइनस का 56 is equal to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों. 56 के फैक्टर्स 8 और 7 आ जाएगा प्लस 8x minus 7x minus 56 is equal to 0. Now taking x common we will get x plus, sorry, we will get x plus 8 minus 7 x plus 8 is equal to 0. This will give you x plus 8 x minus 7 is equal to 0. From here we will get two values minus 8 and 7. Since x is a natural number we will reject x is minus 8. तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7. तो दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हो गए 7, तो दूसरा ऑब्वियसली 8 हो जाएगा. Now question asked is find the difference of their squares. उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस निकालना है. भाई स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, that is 64 minus 49. This will give you 15, which is option D. So the correct answer is option D, which is 15. Clear? Moving on to next question, question number 7. In this question it is given ABCD is a trapezoid. ये ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल टू CD है. बच्चों आगे गिवन है कि AB की लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है, DC की लेंथ जो है ये 21 सेंटीमीटर है. इसने पैरेलल साइड्स की लेंथ दे रखी है अपन को. नाउ द क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियोइड इज 4 सेंटीमीटर. ये हाइट जो है ट्रेपेजियम की ये 4 सेंटीमीटर दे रखी है. E जो है मिड पॉइंट है AD का, दैट मीन्स AE is equal to ED. E is a midpoint of AD. Now we have to find the area of this triangle BED, BEC. ये BEC जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका अपन को एरिया फाइंड आउट करना है. Now the kids, one property you have to know in this is, first what I am doing is, इसका मिड पॉइंट E है. Let us suppose a midpoint of BCB F. मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट F है. Now I am joining these two points EF. F को मैंने क्या लिया है, F को मैंने मिड पॉइंट लिया है BC का, दैट इज BF इज इक्वल टू FC. एंड व्हाट आई डिड इज आई जॉइंड EF. नाउ वी नो द प्रॉपर्टी कि अगर किसी भी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, प्रॉपर्टी इज लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स. ये जो लाइन होती है मिड पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो पैरेलल होती है पैरेलल साइड्स के. मतलब EF जो होगी बच्चों वो पैरेलल होगी AB और CD के एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स. और EF जो है वो किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज AB प्लस CD के. ओके, सो हाफ को हाफ रहने दो. AB की लेंथ है मेरे पास 11, CD की लेंथ है मेरे पास 21. From here we can say this is EF is equal to half of 32 which is 16. तो मुझे यहाँ से EF की लेंथ मिल गई which is 16. Now I have to find the area of EBC. ये EBC का एरिया निकालना है बच्चों मुझे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC
कैन वी राइट इट लाइक EBC का एरिया इस वाले का एरिया EBF का एरिया प्लस BFC का एरिया के इक्वल होगा, दोनों का सम. सो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBF प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC. अच्छा, EBF का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. अब बच्चों यहाँ से एक चीज देखना कि भाई बेस तो मुझे मिल गया इसका 16, अब मुझे इसकी ये हाइट निकालनी है. दिस इज हाइट, ये हाइट कितनी होगी? नाउ सी, वी नो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD. E जो है मिड पॉइंट है AD का. ठीक है, E मिड पॉइंट है AD का. ये लाइन जो है, वेट, सी दिस इज लाइन EF. E जो है वो मिड पॉइंट है AD का, और बच्चों ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ये इसके पैरेलल भी है. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दिस G इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AH. E is the midpoint of AD and EG is parallel to DH. So by converse of midpoint theorem we can say G is also a midpoint of AH. ठीक है, तो अगर G AH का midpoint है, किससे? by converse of midpoint theorem. अगर G AH का midpoint है तो AG और GH इक्वल हो जाएंगे. अच्छा, उसने हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम अपन को दे रखी है 4. ये AH पूरी कितनी है? 4 है. AG और GH इक्वल हो जाएंगे, दैट इज हाफ ऑफ AH. तो यहाँ से अपन को AG और GH की वैल्यू मिल जाएगी. हाफ ऑफ AH इज 4 विच इज 2 सेंटीमीटर. तो बच्चों अगर ये AG की लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो हाइट थी ये वाली, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी इस ट्राइंगल की. तो हाफ ऑफ बेस कितना है? 16. हाइट कितनी हो जाएगी? 2. सिमिलरली EFC का एरिया निकालते हैं. इसका भी बेस कितना है? ये 16. ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, हाइट यहाँ लाया करेगी. ये वाली हाइट किसके इक्वल होगी? इसी के. ये GH कितना था? 2. तो ये CF की कितना हो जाएगा? 2. तो इसका एरिया भी सेम ही आएगा, दैट इज हाफ ऑफ 16 इंटू 2. हाफ ऑफ 16 इंटू 2 बेटा ये ट्वाइस हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 16 इंटू 2 विच इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये EBC का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दिस क्वेश्चन वी यूज 2 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट कि नॉन पैरेलल साइड्स को मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन पैरेलल साइड्स के पैरेलल उनके सम के हाफ होती है. और दूसरा मैंने ये इसको मिड पॉइंट कैसे बोला? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. क्लियर? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 1/6 of 1/4 1/6 of 1/4 of 3/4 of a number. नंबर निकालना है भाई अपन को. तो लेट द नंबर बी x. बहुत इजी सा क्वेश्चन है. इसने बोल रखा है 1/6 मतलब 1/6 ऑफ 1/4 1/4 ऑफ 3/4 दैट इज 3/4 ऑफ अ नंबर. नंबर इज x इज 15. ये किसके इक्वल है? 15 के. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ओवर है. बच्चों ये तो इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया. सो x इज इक्वल टू 15 into 2 into 4 into 4 that is 30 into 16 and which is equal to 480. so number कितना आ जाएगा बच्चों? 480 which is option D. so the correct answer is option D. clear? चलो let's move to the next question. question number 9. अच्छा question है बहुत ही है. see question क्या है? 2 places A and B are connected by a straight road. 2 places हैं A और B, एक straight road से connected है. ये मैंने 2 place ले ली A और B, एक straight road से connected है. ठीक है. Samrudh and Saket start by motorbikes respectively from A and B at the same time. समरुद्ध यहाँ से स्टार्ट करता है, साकेत यहाँ से स्टार्ट करता है. सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट करते हैं. आफ्टर मीटिंग ईच अदर, दोनों किसी पॉइंट पे मिल जाते हैं. मान लो इनका मीटिंग पॉइंट है ये वाला D. इनका मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं D है. आफ्टर मीटिंग ईच अदर दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 90 मिनट्स एंड 40 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. मतलब
देखो ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, समरुद्ध यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, साकेत यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से मिलने के बाद, यहाँ इस पॉइंट पे मिलने के बाद दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 90 मिनट्स। मतलब यहाँ मिलने के बाद ए वाला जो है, ये वाली डिस्टेंस 90 मिनट में कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस, बची हुई डिस्टेंस जो है ए वाला 90 मिनट्स में कवर कर रहा है। और ये वाला, ये कौन कर रहा है? ए, जो ए से स्टार्ट कर रहा है दैट इज समरुद्ध, और जो बी से स्टार्ट कर रहा है दैट इज साकेत, वो इस बची हुई डिस्टेंस को 40 मिनट्स में कवर कर रहा है। ठीक है, अब इसे बोल रखा है इफ द स्पीड ऑफ समरुद्ध बाइक बी, समरुद्ध यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से जो स्टार्ट कर रहा है समरुद्ध, उसकी स्पीड है, उसने बोल रखा है 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ साकेत बाइक, यहाँ से साकेत जो स्टार्ट कर रहा है, मान लेते हैं उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। ये बोल रखा है कि बताओ साकेत की बाइक की स्पीड क्या थी, वी हैव टू फाइंड x। सो बच्चों देखो, अब पहले अपन समरुद्ध की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समरुद्ध की। समरुद्ध जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये डी पॉइंट पे टी टाइम के बाद मिलते हैं, लेट दे मीट एट डी आफ्टर टी आवर्स। मान लेते हैं टी आवर्स के बाद मिलते हैं। तो समरुद्ध जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो बताओ ये एडी की लेंथ कितनी होगी? यहां से एडी की लेंथ निकाल सकते हैं ना अपन। समरुद्ध के केस में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, अपन को डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है समरुद्ध की? 16। कितने टाइम में डी पॉइंट पे पहुंच रहा है वो? टी टाइम में, तो एडी इज इक्वल टू 16t हो जाएगा। समरुद्ध एडी डिस्टेंस 16t में कवर करेगा, और बीडी डिस्टेंस जो है समरुद्ध वो 16 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, और ये बीडी डिस्टेंस समरुद्ध कितनी देर में कवर कर रहा है? 90 मिनट्स में बची हुई डिस्टेंस। तो कितना आएगा? 16 इंटू 90। ठीक है, अब अगर मैं साकेत की बात करूं, साकेत कहां से चालू करा? साकेत ने बी से। अब साकेत ने ये बीडी डिस्टेंस टी टाइम में कवर करी है, और एडी डिस्टेंस 40 मिनट्स में कवर करी। तो इस बीडी डिस्टेंस को कवर करने के लिए साकेत को कितना टाइम लगेगा बच्चों? देखो, अब साकेत की स्पीड पता नहीं है, अपन ने x मानी है और t टाइम है, तो x इंटू टी हो जाएगा, ये आ जाएगा उसका बीडी डिस्टेंस xt। और साकेत एडी डिस्टेंस कितनी कवर में करेगा? ये 40 मिनट्स में कवर कर रहा है और x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो कितना आएगा? 40x। बच्चों अब बताओ, ये एडी डिस्टेंस और एडी डिस्टेंस इक्वल होगी ना यहाँ से, सो फ्रॉम हेयर एडी एडी इक्वल हो जाएगी, बीडी बीडी इक्वल आएगी, तो अपन को दो इक्वेशन मिलेगी। सो वी कैन से, यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि 40x जो है वो 16t के इक्वल है, एक इक्वेशन तो ये मिलेगी। और जब मैं बीडी को इक्वल करूँगी तो xt जो है ये 054 514414440 आ जाएगा यहाँ से अपने पास। ठीक है, अच्छा अब अपन ने एक गलती यहाँ पर ये करी बस। देखो, अपन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में लेके चल रहे हैं, और टाइम 90 मिनट्स और 60 मिनट्स है ना बच्चों, तो इसको अपन को 90 और 60 मिनट्स को अपन को इसमें भी किस में चेंज करना पड़ेगा? इसको मैं 90/60 कर देती हूँ, और मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स लिया था, इसको मैं 40/60 कर देती हूँ। दिस इज 40/60 एंड दिस इज बाय 60। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किस में आ जाएगा? सब किलोमीटर पर आवर में कर दिया अपन लोगों ने इसको। सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, देखो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि या मुझे क्या निकालना है? मुझे x निकालना है, मतलब मुझे यहाँ से t को एलिमिनेट करना है। यहाँ से मैं t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ? दिस इज 2/3 एंड दिस विल बी कैंसल आउट बाय 8, तो t की वैल्यू आ जाएगी x/24। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 144/6 कर देती हूँ अभी मैं इसको। दिस विल गिव यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 24/6। इसको जब सॉल्व करेंगे, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन पुट करी अभी बस। ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको अपन। दिस विल बी कैंसल आउट बाय 4, सो x इज इक्वल टू 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24। क्लियर?
सो x कितना आ गया 24। अब उसने वही पूछा है कि स्पीड ऑफ साकेत बाइक इन किलोमीटर पर आवर, तो अपना आंसर कितना आ गया 24, क्योंकि मैंने स्पीड ऑफ साकेत क्या मानी थी x किलोमीटर पर आवर, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 60%। अगर मैं एक रेक्टेंगल की लेंथ को 60% से इंक्रीज कर देती हूँ, बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज टू हैव द सेम एरिया। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करती हूँ तो मुझे ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोनों मतलब एरिया को अपन को क्या करना है, सेम रखना है। ठीक है, तो बता रहा है कि बताओ भाई ब्रेथ को कितने से डिक्रीज करें ताकि एरिया सेम रहे। तो बच्चों यू कैन डू इट बाय टेकिंग द वेरिएबल लेंथ बी एक्स, और यू कैन टेक बाय टेकिंग द लेंथ बी 100। तो अपन 100 लेकर इजीली कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी 100, और बच्चों ब्रेथ मान लेते हैं 200, कुछ भी मान लो, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी, इसको 200 मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ 100 मान लेते हैं और ब्रेथ 200 है, तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, एरिया आ जाएगा 100 इंटू 200, दैट इज 20000। ठीक है, नाउ इन द क्वेश्चन इट इज आस्क्ड बाय व्हाट परसेंट शुड द ब्रेथ बी डिक्रीज। अच्छा, सबसे पहले वो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 60% से, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ, अभी लेंथ 100 है, 60% से इंक्रीज हो गई, 60 बाय 100 ऑफ 100, नई लेंथ कितनी हो गई 160। अच्छा, नई लेंथ 160 हो गई, अभी बोल रहा है एरिया सेम रहना चाहिए, तो एरिया इज इक्वल टू न्यू लेंथ को एल डैश मान लेते हैं, ब्रेथ को बी डैश मान लेते हैं। एरिया अभी भी ये 20,000 ही रहना चाहिए, नई लेंथ कितनी हो गई 160, यहां से अपन को ब्रेथ मिल जाएगी न्यू ब्रेथ, तो न्यू ब्रेथ कितनी आ जाएगी 20,000 बाय 160। बच्चों यहां से अपन को मिल जाएगी कि भाई उसकी नई वाली ब्रेथ कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेथ मिल जाएगी अपन को यहाँ से, तो अपन को यहाँ से पता चल जाएगा। सी when you will solve this you will get this as 16, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 टाइम्स 40 125। ठीक है, तो नई वाली ब्रेथ कितनी आ जाएगी 125, ओरिजिनली ब्रेथ कितनी थी 200, नई वाली ब्रेथ कितनी हो गई 125, ताकि एरिया सेम रहे। तो बोल रहा है बताओ कि कितना परसेंट डिक्रीज हो गई ब्रेथ, तो अपन को क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज। ओरिजिनली कितनी थी 200, नई वाली कितनी हो गई 125 डिवाइडेड बाय ओरिजिनली इनटू 100, सो दिस इज 70, this is wait, this is 75 by 200 into 100, this will be cancel out, this will give you 37.5%। तो कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगी 37.5%, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In this question it is given see in the adjoining figure PL is the bisector of QPR। इसमें दे रखा है बच्चों ये PL लाइन जो है ये बाइसेक्टर है एंगल QPR की। अगर ये बाइसेक्टर है सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, दिस इज एंगल ए, दिस इज ऑल्सो एंगल ए, बाइसेक्टर तो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल MOL, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यार ये एंगल निकालने के लिए अगर मुझे A मिल जाएगा तो A + 90 इस एंगल के इक्वल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, इजी इक्वेशन, और A निकालना बहुत ईजी है। वाई, इन ट्राइंगल PQR तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये वाला एंगल कितना है 2A, प्लस ये वाला एंगल कितना है 90, प्लस ये वाला एंगल कितना है 20, दीज ऑल
इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. सो दिस विल गिव यू 2a प्लस 110 इज इक्वल टू 180, और वी कैन से 2a इज इक्वल टू 70 डिग्री. यहाँ से अपन को a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 35 डिग्री. नाउ a मिल गया, तो ये MOL जो है वो POM का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है. POM ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है MOL. सो वी कैन से एंगल MOL is equal to 90 plus A by exterior angle property of triangle. ठीक है. सो A की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 35. 90 plus 35, this will give you 125 degree. So MOL is equal to 125 degree, which is option number C. Okay. Moving on to next question, question number 12. In this question it is given a 4 centimeter cube is painted blue on all its faces. एक 4 सेंटीमीटर का क्यूब है बच्चों. ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब मान लेते हैं. इसको सारे पे अपन ने सारे फेसेस पे ब्लू पेंट कर दिया. इट इज देन कट इनटू आइडेंटिकल 1 सेंटीमीटर क्यूब. इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब्स में अपन ने काट दिया. ठीक है. इसको अपन ने ये 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में काट दिया. आइडेंटिकल 1 सेंटीमीटर क्यूब्स. अमंग देम द नंबर ऑफ क्यूब्स विद ओनली 1 फेस पेंटेड. इनमें से ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिसका एक ही फेस पेंट होगा. बच्चों आप एक चीज देखो, ये वाला जो क्यूब आएगा इधर वाला, इसके तो ये तीनों फेस पेंट होंगे कि बाहर बाहर से पेंट किया है, तो इसके तो 3 फेसेस पेंट होंगे. ये वाले जो क्यूब होंगे इनके 2 फेसेस पेंट होंगे. ये वाले कॉर्नर्स वाले जो फेसेस होंगे इनके 3 क्यूब पेंट होंगे. इधर वाले के 2 फेस पेंट होंगे, इसके वालों के 3 पे, इधर वाले के भी दोनों फेस पेंट होंगे, इधर वालों के 3 होंगे, इधर वाले के 2 फेस पेंट होंगे. इधर वाले जो ये 4 क्यूब्स हैं इनका एक एक ही फेस पेंट होगा. तो एक अंदर जो बीच में जो है वो तो भाई पेंटेड होंगे ही नहीं. अब एक फेस पे ये 4 क्यूब ऐसे हैं जिनके क्या मिल रहे हैं अपन को, एक एक फेस पेंट मिल रहा है. वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ क्यूब्स ओनली 1 फेस पेंटेड. तो एक फेस पे यहाँ पर इधर एक साइड पे अपन को 4 क्यूब ऐसे मिल रहे हैं जिनका एक फेस पेंट है. इसमें भी यह वाले जो 4 होंगे इनका भी एक फेस पेंट होगा. यहाँ पर ये वाले 4 जो होंगे इनका एक फेस पेंट होगा. टोटल कितने हैं 6 साइडेड है. तो ये कितने हो जाएंगे अपने पास टोटल 6 into 4 विच इज 24. तो 20, क्योंकि भैया इस वाले पे 4, इस वाले पे 4, इस पे 4, पीछे वाले पे 4, इधर 4, नीचे वाले पे 4, 6 फेसेस हैं. सब पे 4 क्यूब ऐसे मिल जाएंगे जो कि एक साइडेड पेंटेड होंगे. तो 6 into 4 कितना हो जाएगा 24, विच इज ऑप्शन डी. क्लियर. नेक्स्ट, in this question it is given in the adjoining figure we have to find the value of x. x की वैल्यू निकालनी है बच्चों. अपन को बस लीनियर वाली प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे अपन. ठीक है. तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं, देखो बहुत इजीली अपन फिगर में ही क्वेश्चन कर सकते हैं. आपको x निकालना है, x और ये 40 है. अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो x प्लस 40 इसके इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो मुझे x मिल जाएगा. अब इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो ये 125 है, ये टोटल 180 था. ये वाला एंगल बचा हुआ 180 माइनस 125 हो जाएगा. बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 125, 55 आ जाएगा. यहाँ से ये एंगल आ गया 55. सिमिलरली ये वाला निकाल सकते हैं 180 माइनस 105, दैट इज 75. बच्चों ये 55 है 75, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा. तीनों का सम 180 होता है. 180 में से मैं माइनस कर देती हूँ 55 और 75, दैट इज 180 माइनस 0, 12, 13 विच इज 50 डिग्री. ठीक है. ये आ जाएगा अपने पास 50. ये 50 है तो ये वाला भी कितना होगा 50.
ये बच्चों इन दोनों एंगल के लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 115। 50 प्लस ये वाला एंगल जो मैं मार्क कर रही हूँ, इन दोनों का जो सम होगा वो 115 होगा। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 115 में से 50 माइनस कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 65। ये 65 आ गया, ठीक है। अब 40 प्लस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 65 के। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से वी कैन से 40 plus x is equal to 65. From here we will get x is equal to 25. आपसे ये पूछा था find the value of x in degree which is 25, which is option B. Okay. Next, question number 14. In this it is given here is a magic square. इसके अंदर ही बोल रखा है ये एक मैजिक स्क्वायर है। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि मैजिक स्क्वायर में रोज का सम और कॉलम्स का सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल। ये सारे रोज, ये मान लेते ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये रो 1 मान लेते हैं, रो 2, रो 3, रो 4। इसके अंदर ये जितनी भी रोज हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, इन सब का सम क्या होता है, इक्वल। मैजिक स्क्वायर ये बोला जाता है। अब उसने न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट a b c d e एंड f। बच्चों देखो, अब इसमें से कौन सी ऐसी रो है या कौन सी ऐसी कॉलम में जो पूरी फिल्ड है। मुझे दिख रही है कि C4 जो है टोटल फिल्ड है। जो C4 का सम होगा वही C3, C2, C1, R1, R2, R3, R4 का सम होगा। C4 का सम निकाल लेते हैं। C4 का सम जो आ रहा है 0 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 12 विच इज इक्वल टू, दिस इज 18 एंड 12 विच इज इक्वल टू 30। अगर C4 का सम 30 है तो बाकी सबका भी सम 30 होगा। अब ऐसी रो देखो जिसमें सिंगल सिंगल, जैसे या तो पहले कॉलम वाइज चल लेते हैं या रो वाइज चलते हैं। C4 देख लिया मैंने। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, इसको नहीं करते। C2 देखो बच्चों, C2 दिख रही है, इन सब का सम भी कितना होगा, 30। यहाँ से d मिल जाएगा क्योंकि एक ही वेरिएबल मिसिंग है। 14 प्लस 5 प्लस d प्लस 2 इज इक्वल टू 30। तो बच्चों यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 19 एंड 2 21। तो d की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 7। ठीक है, सो ये आ गया 19 प्लस 2 21, 30 माइनस 21 दैट इज 9, सॉरी। तो d की वैल्यू मिल जाएगी 9। एक d तो मिल गया। अच्छा, यहाँ से अपन अभी नहीं करते, a और c मिलेगा। रो वाइज चलते हैं अब अपन। रो वाइज में अब बच्चों c, ये रो दिख रही है आपको R2। यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि c प्लस 5 प्लस 6 प्लस 11 ये भी 30 आएगा, इन सब का सम भी 30 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 11 प्लस 11 22। तो c की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। ये c मिल गया अपन को, d और c मिल गया अपन को, और d मिल गया, c मिल गया। यहाँ से R4 से मुझे e मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी सम कितना होगा, 30। 15 प्लस 2 प्लस e प्लस 12 is equal to 30. From here we can say this is 17 and 12 that is 29. 29 मतलब e की वैल्यू आ जाएगी 1। e भी मिल गया अपन को। ठीक है, c d e मिल गया। अब a और b चाहिए बस अपन को। अब a और b के लिए अपन कोई सी भी रो ले लें। जैसे a और b चाहिए ना, c मिल गया ना बच्चों, तो ये C1 ले लेते हैं कॉलम। इन सब का सम भी 30 आएगा, दैट इज a प्लस c प्लस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। बच्चों a निकालना है, c ऑलरेडी मुझे मिल चुका है 8। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, 8 प्लस 4 प्लस 15 इज इक्वल टू 30, 27। तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। a मिल गया मुझे यहाँ से। नाउ वी आई वांट b, तो b इस वाले से लेकर आ जाते हैं क्योंकि e अपन को ऑलरेडी पता है। b प्लस 6 प्लस 10 प्लस e इज इक्वल टू 30। b अपन को फाइंड आउट करना है। 6 प्लस 10, e की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 30। 16 एंड 17, 17 माइनस करते ही अपने पास b की वैल्यू आ जाएगी 13। ये b भी मिल गया, सारी वैल्यूज मिल गई, a b c d e सब वैल्यूज मिल गई। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। क्या निकालना है, a स्क्वायर p स्क्वायर
सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर, ई स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर. दिस इज 9 प्लस 13 स्क्वायर 169 प्लस 64 प्लस 81 प्लस 1. ठीक है, 64 प्लस 81 प्लस 1. व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 324 विच इज ऑप्शन ए. मैंने पहले ए बी सी डी ई एफ निकाल लिया. मैजिक स्क्वायर की बस ये कंडीशन लगाई कि सारी रोज और सारी कॉलम्स का जो एक कॉलम का सम होगा बाकी कॉलम्स का भी वो सम होता है और रोज का भी सम सेम रहता है. वहां से अपन ने ए बी सी डी ई निकाल लिया, फिर अपन ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, x स्क्वायर ऑफ 400 सॉरी x परसेंट ऑफ 400. x परसेंट ऑफ 400 मतलब x बाय 100 of 400. x percent of 400 added to y percent of 200. y percent का मतलब बच्चों y by 100 of 200 gives 100. ये किसके इक्वल आ रहा है? 100 के इक्वल आ रहा है. So from here we can say this will be cancel out, this will be cancel out. From here we can say 4x plus 2y is equal to 100. ये इक्वेशन मिल गई अपन को एक. आगे रीड करते हैं. इफ y परसेंट ऑफ 800 इज 80. एक कंडीशन इसने दे रखी है कि y परसेंट मतलब y बाय 100 ऑफ 800 इज इक्वल टू 80. तो बच्चों यहां से अपन y निकाल सकते हैं ना. y तो अपने पास आ गया 10. y कितना आ गया यहाँ से अपने पास 10. y अगर मिल गया तो मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x भी निकाल सकती हूँ. मुझे y मिल गया, मैं यहाँ से x निकाल सकती हूँ. क्या आएगा अपने पास 4x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 इज इक्वल टू 100. 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 100. 4x इज इक्वल टू 80. दिस विल गिव यू x इज इक्वल टू 20. x और y दोनों मिल गए अपन को. नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. x का कितना परसेंट है y, मतलब मुझे क्या निकालना है y बाय x इंटू 100. पूछा गया भाई x का कितना परसेंट है. ऑफ वाला नीचे आता है, इस वाला ऊपर आता है, ये अपन को पता ही है. इसकी वैल्यू कितनी है 10, इसकी वैल्यू कितनी है 20 इंटू 100 0 विच इज इक्वल टू 50%. ठीक है, तो क्वेश्चन था व्हाट परसेंट ऑफ x इज y. y x का कितना परसेंट है 50%. दैट इज ऑप्शन सी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. In the adjoining figure AB is equal to AC. AB किसके इक्वल दे रखा है AC के. और बच्चों ये एंगल C जो है दिस इज एंगल C is equal to 40 डिग्री. ABD ये रहा ABD, ये एंगल है 3x minus 3. BDA this is 2x plus 8. And CAE this is equal to x minus 11. We have to find the value of x. अपन को बच्चों x निकालना है. C. अच्छा, अगर AB और AC इक्वल है, AB और AC इक्वल है, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, क्योंकि AB AC के इक्वल है. तो साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे इसके. ये 40 हो जाएगा बच्चों, ये 40 हो जाएगा, तो ये कितना होगा टोटल 180 होता है. 180 में से ये 40 और 40 दैट इज 80 माइनस कर दूंगी तो वो एंगल जो आया ए वाला वो 100 आ जाएगा. ये हो जाएगा एंगल 100. अच्छा, अपन ये वाला एंगल निकाल सकते हैं यहाँ से. इन तीनों का सम 180 आएगा. 180 में से मैं 100 और ये x माइनस 11 को माइनस कर दूंगी तो मुझे DAB एंगल मिल जाएगा. एंगल DAB इज इक्वल टू 180 में से ये 100 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस x प्लस 11 बन जाएगा. ये दिस इज 80 एंड 91 माइनस x सॉरी DAB कितना आ गया 91 माइनस x. अच्छा बच्चों,
ये वाला आ गया 91 माइनस एक्स। इन तीनों का सम कितना होगा अगेन 180। किसका? 2x प्लस 8। ये कौन सा ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं? DAB ट्राइंगल में लगा रही हूँ मैं ये वाला। ये DAB ट्राइंगल दिख रहा है। 2x प्लस 8 प्लस 3x माइनस 3 प्लस 91 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। 2x प्लस 3x इज 5x माइनस x इज 4x। 8 minus 3 5 plus 91 96 is equal to 180. Now from here we can say 4x is equal to, बच्चों ये बचेगा 4 17 and 84. From here we can say x is equal to 21. और अपन से क्या पूछा गया था? Find x. तो x कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे? 21. Clear? Next question number 17. इन दिस इट इज गिवन ए दे रखा है मुझे 2022, बी दे रखा है -2, सी दे रखा है 4044. आई हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस. ये जो लिखा हुआ है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है. तो बच्चों मुझे नीचे बी सी सी ए बी दिख रहा है. अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम आ जाएगा ए बी सी. बी सी सी और ए बी का एलसीएम कितना आ जाएगा? ए बी सी. इसके पास बी सी है, ये ए से मल्टीप्लाई होगा. ए से मल्टीप्लाई होते ही ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अभी ओपन कर लेंगे इसको. बी से मल्टीप्लाई करते ही ये 2b स्क्वायर बन जाएगा. सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसको सी से मल्टीप्लाई करते ही सी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब अपन ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2b सी स्क्वायर 2b a स्क्वायर 2b c स्क्वायर और माइनस माइनस ही प्लस में आ जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर और नीचे चल रहा है अपने पास a b c. अब देखो इसमें जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. ये a स्क्वायर c स्क्वायर से a स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. 2b c स्क्वायर से 2b c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. ये बच गया a स्क्वायर और माइनस का. तो यहाँ पर बच रहा है ये माइनस का a स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, ये बचेगा अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट होकर. माइनस का अपने पास बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर. नाउ नीचे क्या बच रहा है बच्चों अपने पास? ए बी सी. एक ए से कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, तो ये बच रहा है माइनस का ए बी अपॉन सी. फाइनली बच रहा है. और ए बी सी की वैल्यू मुझे पता ही है. यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 2022. बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 4044. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. दिस इज 4044 डिवाइडेड बाय 4044. 4044 को 4044 से कैंसिल आउट करके आंसर क्या आ जाएगा अपना? 1. तो उसने न्यूमेरिकल पूछी थी इसकी वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1. Clear? Next, question number 18. In this it is given if A is equal to, बच्चों आपसे बोल रखा है कि A जो है वो है cube root of 2 minus 1 upon cube root of 2. Now we have to find the numerical value of 2A cube plus 6A. क्या चाहिए अपन को? A cube चाहिए. पहले तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं. इधर भी क्यूब कर देते हैं, इधर भी क्यूब कर देते हैं. सो दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब. तो ये तो ए क्यूब आ जाएगा. यहाँ की प्रॉपर्टी लग जाएगी ए माइनस बी का होल क्यूब. ए माइनस बी का होल क्यूब होता है अपने पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 बी ए माइनस बी. ए माइनस बी. मैंने सिर्फ क्या लगाई? आइडेंटिटी लगा ली. ए माइनस बी का होल क्यूब ओपन कर लिया. बच्चों √2 का क्यूब करेंगे तो 2 आ जाएगा. 1 अपॉन इसका क्यूब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा. दिस विल बी कैंसल आउट. दिस विल बिकम -2. अच्छा ये वापस से वही बन गया क्या? ए बन गया. दिस इज इक्वल टू ए. सो दिस इज ए. और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? ए क्यूब के. दिस इज ए क्यूब
2 minus 1/2 is equal to 3/2 minus 2a. Taking LCM 2 on RHS. This is 3 minus 2a. बच्चों इधर 2 को ऊपर भेज देते हैं, इधर अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके. So this equation will become 2a cube is equal to 3 minus 3a भी होता है ना, 3ab a plus भी होता है, सॉरी. तो बच्चों यहाँ पर ये अपन ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी. ये 6, ये 3a है. सी दिस इज 3ab a प्लस, फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. तो ये 3a आएगा, 3a आएगा तो यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये 6a आएगा. तो यहाँ पर बचेगा 3 माइनस 2a क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 6a. इस 6a को इधर भेज देते हैं. 2a क्यूब प्लस 6a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3. मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, 2a क्यूब प्लस 6a. तो 2a क्यूब प्लस 6a किसके इक्वल आ गया 3 के. तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कट ईच अदर. बच्चों ये 2 ट्राइंगल्स जो दे रखे हैं अपन को, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है. कौन कौन से? लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट ई एफ जी. सो ए बी सी एंड ई एफ जी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. और उसने बोल रखा है कि भाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो. अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो सारे एंगल्स कितने होंगे 60 डिग्री. सो दिस इज एंगल 60, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60, ये भी 60 है बच्चों, ये भी 60 है, ये भी 60 है. अब उसने अपन से बोल रखा है एक्स फाइंड आउट करो. ये एक्स फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है, अगर एक्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये एंगल मिल जाता है, क्योंकि ये एंगल जो है एक्स वाला, ये इस वाले ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है. तो 60 प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू एक्स. सो बच्चों मैंने मार्क कर रखा है, ये एंगल मिल जाए तो इजी हो जाएगा. और ये एंगल निकालना बहुत इजी है. देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. 60 प्लस 15 ये 75 हो गया. तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस 75 विच इज 105. ये एंगल मिल गया 105, ये 105 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 105. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं. जैसे मैंने यहाँ पे 15 15 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिए, ये 105 तो ये भी 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब x जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का, तो x कितना आ जाएगा 105 प्लस 60 विच इज इक्वल टू 165. बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था. आपसे क्या बोल रखा है मेजर ऑफ एंगल x. तो मेजर ऑफ एंगल x कितना आ जाएगा 165 डिग्री. ओनली मैंने एक ही प्रॉपर्टी लगाई कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा ली अपन ने. नेक्स्ट, अ वेंडर हैज 4 रेगुलर कस्टमर्स. एक वेंडर के पास 4 रेगुलर कस्टमर्स हैं. ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा बच्चों ये वाला. ही सेल्स टू द फर्स्ट कस्टमर हाफ हिज स्टॉक्स ऑफ द केक एंड हाफ अ केक. पहले कस्टमर को उसके पास जितने भी केक्स हैं उनका हाफ प्लस एक आधा केक दे देता है. मान लो टोटल केक्स कितने x. लेट नंबर ऑफ केक्स बी x. तो बच्चों वेंडर क्या करता है, पहले कस्टमर को हाफ ऑफ द केक्स, टोटल केक्स के हाफ, मान लो जैसे उसके पास 60 केक्स हैं, 60 के हाफ मतलब 30 केक्स दे देता है और 30 के अलावा आधा केक और दे देता है, मतलब 30 एंड हाफ केक पहले वाले को दे देता है. तो बच्चों एक अपन इसको वेरिएबल से भी कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसको 100 लेकर भी कर सकते हैं, उससे भी इजी हो जाएगा. ठीक है, फिर वो बोल रहा है ही सेल्स टू द सेकंड कस्टमर हाफ ऑफ द रिमेनिंग. अब सेकंड पहले वाले को उसने हाफ केक दे दिए, मतलब मान लो जैसे उसके पास 100 केक्स है तो 50 और आधा 50.5 दे दिए, बचे 49.5. 49.5 का आधा और आधा केक और फिर वो दूसरे वाले को देता है. फिर तीसरे वाले के लिए भी सेम प्रोसेस, रिमेनिंग का ऐसा करता है, चौथे वाले के लिए भी सेम प्रोसेस करता है और लास्ट में उसके पास 15 केक बच जाते हैं. लास्ट में उसके पास कितने केक बच जाते हैं 15 केक बच जाते हैं. तो बताओ उसके पास स्टार्टिंग में कितने केक थे. मैंने मान लिया उसके पास स्टार्टिंग में x केक थे. तो उसने जो फर्स्ट कस्टमर था उसको कितने केक दिए, हाफ ऑफ द टोटल, हाफ ऑफ x प्लस आधा केक और दे दिया. तो इतने केक तो उसने दे दिए पहले कस्टमर को. अब उसके पास रिमेनिंग कितने रह गए बच्चों, उसके पास टोटल x थे, x में से हाफ ऑफ x और माइनस हाफ उसने दे दिए
उसके पास रह गए हाफ ऑफ x माइनस 1/2, ये उसके पास रह गए, ठीक है। अब सेकंड कस्टमर को उसने कितना दिया, सेकंड वाले को जो रिमेनिंग का हाफ प्लस आधा केक दिया, रिमेनिंग का हाफ मतलब ये रिमेनिंग था प्लस आधा केक और दिया उसने, ठीक है। दिस इज x/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास सेकेंड वाले को उसने देता है x/4 माइनस 1/4 प्लस 1/2, दैट इज -1 + 2 1/4 आ जाएगा। तो सेकेंड कस्टमर को उसने किसने दे दिया, x/4 प्लस 1/4, ठीक है। अब रिमेनिंग कितना रह गया, इतना बचा हुआ था इसके पास, इसमें से सेकेंड वाले कस्टमर को इतना दे दिया, उसके पास कितना बच गया, x/2 माइनस 1/2 उसके पास था, उसमें से सेकेंड कस्टमर को इसने x/4 और 1/4 दे दिया, माइनस कर देते हैं, ये अपने पास आएगा, अपने पास यहाँ से बचेगा x/4 और 2 और कितना आएगा, 4 आ गया ना, ये -3/4। अब रिमेनिंग कितना रह गया इसके पास, अब रिमेनिंग में से वापस थर्ड वाले के लिए सेम प्रोसेस फॉलो कराया उसने कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग उसको दिया प्लस आधा केक और दे दिया, हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्लस आधा केक और दे दिया। बच्चों व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट x/8 प्लस 1/8। अब वो देखते हैं कि इसके पास बचा कितना, इतना बचा हुआ था, इसमें से थर्ड वाले को इतना दे दिया, वापस कितना बच गया, x/4 माइनस 3/4 माइनस x/8 माइनस 1/8। when you will solve this you will get x/8 minus 6/7/8। रिमेनिंग कितना बच गया। अब सेम प्रोसेस उसने फोर्थ वाले के लिए भी करा भाई, फोर्थ वाले को भी उसने कितना दिया, हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्लस आधा केक दिया। दिस इज x/16 माइनस 7/16 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/16। तो बच्चों अब रिमेनिंग कितना रह गया उसके पास, इतने बचे हुए थे, उसमें से फोर्थ वाले को इतने दे दिए, तो x/8 माइनस 7/8 में से दे कितने दिए, x/16 माइनस 1/16 विच इज x/16 और माइनस यहाँ पर आएगा 15/16, ठीक है। ये लास्ट में उसके बाद इतने बच गए। अब वो बोल रखा है कि उसने रिपीट करा थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, ये प्रोसेस सेम रिपीट किया और फाइनली उसके पास कितने बच गए, 15 केक्स। तो मतलब ये x/16 माइनस 15/16 इज इक्वल टू कितना है अपने पास, 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हेन यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट x इज इक्वल टू 255। तो उसने यही पूछा था बच्चों अपन से कि बताओ नंबर ऑफ केक्स ही हैड इन द बिगनिंग, बिगनिंग में मैंने कितने केक्स माने थे, x विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 255। क्लियर। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। इन द सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस क्या दे रखी है बच्चों, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अभी बोल रहा है इसके 2022 टर्म बताओ। बच्चों अगर इसमें ऑल्टरनेट सीरीज देखूं मैं तो 1 1 1 आ रहा है, मतलब ऑड प्लेसेस पे तो क्या आ रहा है, 1 1 1, और इवन प्लेसेस में मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं चलेगा। मतलब मैं देख रही हूँ कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है 1 नंबर, फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है 2 नंबर, सिक्स्थ पोजीशन पे आ रहा है भाई 3 नंबर, ऐसे ही 8th पोजीशन पे आ रहा है 4th नंबर। तो 2022 जो टर्म है वो भी इवन नंबर की टर्म है, तो जो 2022 टर्म होगी वो कितनी होगी भाई, सेकंड पे आ रहा है 1 उसका आधा, 4 पे आ रहा है उसका आधा, 6 पे आ रहा है उसका आधा, तो 2022 टर्म कौन सी होगी, 2022/2 दैट इज 1011। उसने ये पूछा था कि इस सीक्वेंस में 2022 नंबर की टर्म कौन सी होगी, तो कौन सी टर्म हो जाएगी, 1011। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये फिगर दे रखा है बच्चों, इसमें बोल रखा है ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है
इसमें देखा है ए बी, अच्छा ए बी सी पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल्स को मैं 60 डिग्री मार्क कर देती हूँ। ये सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। इसमें बोल रखा है ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ये मार्क कर रखा है हम लोगों ने। ये डी ई जो है ये सी एफ के, ये जी एफ के पैरेलल है, ये भी अपन ने मार्क कर रखा है। बी डी ई एंगल, ये वाला एंगल जो है ये 40 डिग्री है। मुझे एक्स प्लस वाई निकालना है, तो अगर मुझे एक्स और वाई दोनों मिल जाएंगे तो मैं एक्स प्लस वाई दोनों निकाल सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्स और वाई निकालते हैं। नाउ सी हाउ टू फाइंड एक्स एंड हाउ टू फाइंड वाई। बच्चों देखो, ये एक्स है, ये एक्स, ये 40, या तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाए या ये वाला एंगल मिल जाए। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल 60 है, और ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो ये भी 60 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ये 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ वी कैन से x प्लस 40 इज इक्वल टू 60 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से x तो मिल जाएगा, x प्लस 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों x तो मिल गया 20 डिग्री, बहुत इजीली मिल गया, मैंने सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर। नाउ वी हैव टू फाइंड y, ये y है। अब ये y वाला एंगल जो है वो देखो, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी, सी किड्स, ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा छोटा सा 60, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये 60 तो ये भी 60। अब बच्चों देखो, ये जो x प्लस 60 एंगल है ये y के इक्वल होगा ना, अगेन विद द प्रॉपर्टी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि x प्लस 60 जो है वो y के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। अपन एक ही प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसके अंदर अभी तक, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली, ठीक है। सो x कितना था 20 प्लस 60 इज इक्वल टू y, तो बच्चों यहाँ से y मिल जाएगा 80 डिग्री। x मिल गया, y मिल गया, व्हाट वी हैव टू फाइंड इज वी हैव टू फाइंड x प्लस y। अपन को क्या निकालना है x प्लस वाई, x इज 20, y इज 80, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका 100 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23, अ गार्डनर हैज टू प्लांट, एक गार्डनर है, प्लांट अ नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन अ स्ट्रेट रोज, उसको रोज प्लांट्स लगाने हैं स्ट्रेट रोज में, बहुत मतलब कितनी भी रोज हो सकती हैं, ये कुछ रोज हैं, उसको रोज में अपन को उसको ये प्लांट्स लगाने हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट ही ट्राइड 5 इन ईच रो, पहले उसने सोचा कि हर रो में 5-5 प्लांट लगा देता हूँ। देन ही सक्सेसफुली ट्राइड 6, 8, 9, 12 इन ईच रो बट ऑलवेज हैड अ 1 प्लांट लेफ्ट। जब उसने एक रो में 5 प्लांट लगाए, मान लो ये फर्स्ट रो में 5 प्लांट लगा लिए, दूसरे में 5 लगा दिए, तीसरे में, ऐसी उसके पास x रोज थी, तो 5-5 जब उसने प्लांट लगाया तो उसका एक प्लांट बच जाता है। फिर उसने एक रो में 6 प्लांट लगाए, तब भी एक रो में 6 लगाया तो भी उसका एक प्लांट बच गया। फिर उसने 8 से ट्राई किया कि मैं एक रो में 8 प्लांट्स लगा लूँ, तो भी एक बचता है, 9 से भी एक बच जाता है, 12 से भी बच जाता है। देन ही ट्राइड 13 इन अ रो, फिर उसने ट्राई किया भी एक रो में 13 प्लांट लगा देता हूँ, तब उसको प्लीजेंट सरप्राइज, उसको कोई भी प्लांट नहीं बचता है। मतलब उसको ये पता चल गया कि एक रो में 13 प्लांट्स अगर मैं लगा दूंगा तो मेरी पूरी रोज फिल हो जाएंगी और मेरा कोई भी प्लांट नहीं बचेगा, सब में 13 आ जाएंगे। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स ही कुड हैव हैड, बताना है कि कितने प्लांट, स्मॉलेस्ट कितने प्लांट्स उसके पास हैं बच्चों। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ रोज जो है वो x है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स की अगर मैं बात करें अभी, तो जब वो 5-5 प्लांट लगा रहा था, तो एक रो में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, तो ऐसे 5x प्लांट्स उसने लगा लिए, उसका एक प्लांट बच गया। तो नंबर ऑफ प्लांट्स या तो 5x प्लस 1 होगा, या फिर जब उसने 6 प्लांट लगाए तो भी एक बच रहा था, तो 6x प्लस 1 होंगे, या फिर 8x प्लस 1 होने चाहिए, या फिर 9x प्लस 1 होने चाहिए, या फिर 12x प्लस 1 होने चाहिए। जब उसने 13 लगाए तो पूरे के पूरे 13x, 13 से डिविजिबल पूरा 13 आ गया था, या तो 13x होने चाहिए, तब कुछ नहीं बच रहा है। तो मतलब जो अपना, इससे अपन को ये समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ प्लांट जो है
वो या तो वो जो है 5 का मल्टीपल +1 होना चाहिए, वही 6 का मल्टीपल +1 होना चाहिए, 8 का, मतलब मैं जब उसको 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 से नंबर ऑफ प्लांट्स को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 6 से करूँ तो 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 1, 6 से करूँ तो भी रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 7 से करूँ तो भी रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 8 से 9 से 5 6 8 9 12 से करूँ तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, एंड द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 13। तो बच्चों पहले अगर मैं देखूं 5 6 8 9 12 से रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तो ये एलसीएम वाला केस हो गया। तो नंबर ऑफ प्लांट्स होगा कितना होगा 5, एलसीएम ऑफ 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12 प्लस रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1। आप लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ना, लीस्ट नंबर टू बी डिविजिबल बाय लीव्स रिमाइंडर 1 इन ईच केस, तो वही आ रहा है ना कि 5 से 6 से 9 से 8 से 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स के इक्वल होंगे, टोटल प्लांट्स कितने होंगे, एलसीएम ऑफ दिस, मतलब मुझे पता नहीं है भैया, इसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, नंबर जो होना चाहिए वो 5 6 8 9 12 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब मिनिमम तो एलसीएम होगा ही सही, इसका मल्टीपल मैं कुछ के ले लेती हूँ। इसका जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो वी विल गेट 3, ठीक है, यहां से जब एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट 360 के प्लस 1। तो भाई नंबर ऑफ प्लांट्स हो गए 360 के प्लस 1, एंड जो नंबर ऑफ प्लांट्स है मैंने क्या बोला, वो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, दैट मीन्स दिस 360 के प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 13। ये जो होना चाहिए वो 13 से, नंबर ऑफ प्लांट्स 13 का मल्टीपल होना चाहिए, और नंबर ऑफ प्लांट्स अगर मैं 360 के प्लस 1 मान रही हूँ तो ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब बच्चों ये 360 के प्लस 1 13 से डिविजिबल होना चाहिए। जब अपन 360 को 13 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आता है 27, तो मैं इसको 27 के प्लस रिमाइंडर आ जाएगा बच्चों 9, मैं इसको इस तरीके से तोड़ के लिख सकती हूँ। मैंने क्या किया, 360 को 13 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास 27 उसका क्वेश्चन आया, रिमाइंडर आ गया 9, तो मैंने जो डिविजिबल ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो गया ना, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा हटा दिया, मैंने ये रिमाइंडर लिख लिया, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि 9k प्लस 1 जो है वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। मेरा ये मोटिव हो गया कि 9k प्लस 1 शुड बी डिविजिबल बाय 13। अब मैं यहाँ पर k की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि 13 से डिविजिबल हो जाए। बट आप लोग 1 2 3 4 5 जब पुट करोगे, जब आप k की वैल्यू 10 पुट करोगे, जब आप k की वैल्यू 10 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 प्लस 1 बाय 13, दैट इज 91 बाय 13, तो डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि k की वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम बोल रखा है, तो k की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं 1 पुट करूंगी तो 9 प्लस 1 10 डिविजिबल नहीं आएगा, 13 से डिविजिबल नहीं है, 2 पुट करो 19 आएगा तो भी डिविजिबल नहीं आएगा, 3 पुट करोगे 27 28 वो भी डिविजिबल नहीं आएगा, 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, मिनिमम में से मिनिमम k की वैल्यू कौन सी होगी 10, जिसपे ये डिविजिबल हो जाएगा। तो k तो 10 हो गया, k 10 हो गया तो 10 की यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स पूछा था, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 360 इंटू k की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 1 दैट इज 3600 प्लस 1 दैट इज 3601। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ प्लांट्स 3601। बच्चों और भी हो सकते हैं बट उसने मिनिमम पूछा है स्मॉलेस्ट, इसलिए मैंने k की स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। क्लियर? नेक्स्ट 24, A and B रन अ रेस 1 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेट पाथ। A और B एक रेस रन करते हैं, एक 1 किलोमीटर लॉन्ग रेस, मतलब लेंथ इनको कवर करनी है, 1 किलोमीटर दैट इज 1000 मीटर की एक रेस करते हैं A और B। A gives B 40 मीटर स्टार्ट, देन A उसको 40 मीटर स्टार्ट, मतलब बोलता है कि तू 40 मीटर से, मतलब 40 मीटर कम कवर कर, मतलब A अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो B ये 40 मीटर बाद स्टार्ट करता है। A B को बोलता है कि A gives B 40 मीटर स्टार्ट, अगर A B को 40 मीटर का स्टार्ट देता है तो A 19 सेकेंड्स में जीत जाता है, 19 सेकेंड से जीत जाता है।
इफ ए गिव्स बी 30 सेकेंड स्टार्ट, अगर ए बी को बोलता है कि तुम 30 सेकेंड्स पहले चालू कर दो, तो बी जीत जाता है उस केस में 40 मीटर से। बी नॉर्मली वुड टेक t1 सेकेंड्स टू रन द टोटल 1 किलोमीटर। बी को टाइम, टोटल 1 किलोमीटर का बी का टाइम दे रखा है 1 किलोमीटर, और ए का पूरा टाइम दे रखा है t2 सेकेंड्स दे रखा है टोटल 1 किलोमीटर कवर करने के लिए। बोल रहा है t1 और t2 निकालो। मतलब मुझे बताना है कि भाई बी ये पूरी डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा, 100 मीटर टाइम, और ए का टाइम निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो मुझे स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए स्पीड पता होनी चाहिए। लेट एज स्पीड बी, मान लेते हैं ए की स्पीड जो है वो ए मान लेते हैं अपन, ए की स्पीड अपन ए मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, और बी की स्पीड मान लेते हैं बी मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अगर ए की स्पीड ए मीटर पर सेकंड है और बी की स्पीड बी मीटर पर सेकंड है, 1000 मीटर कवर करने, तो ए को कितना टाइम लगेगा, बी को कितना टाइम लगेगा, उसने दे रखा है कि ए को t2 सेकेंड्स लगते हैं, बी को t1 सेकेंड्स लगते हैं। तो t2 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो t2 इज इक्वल टू 1000 अपॉन x आएगा, 1000 अपॉन a। मैंने उसकी स्पीड क्या मानी है, मैंने a की स्पीड मानी है a, तो टाइम कितना लगेगा 1000 बाय a। और t1 जो है वो b को टाइम लग रहा है, b वुड नॉर्मली टेक t1 सेकेंड्स, b को t1 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो t1 जो टाइम होगा वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 1000, और उसकी स्पीड क्या है b वाले की b। तो बच्चों अब मुझे t2 और t1 निकालने के लिए a और b की जरूरत है। मुझे अगर a और b की स्पीड मिल जाती है तो मुझे उनका टाइम भी मिल जाएगा क्योंकि डिस्टेंस ऑलरेडी पता है। चलो अब फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में वो बोलता है कि अगर ए बी को 40 मिनट का स्टार्ट देता है तो ए कितने से जीत जाता है 19 सेकेंड से। तो बच्चों मेरी बात सुनो, अब ए ने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कवर करी है, 1000 मीटर कवर किया है। तो ए ने 1000 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, 1000 अपॉन ए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बी ने 40 मीटर कम कवर करे हैं उससे, बी ने कितना कवर किया होगा 960 बाय बी, इतना टाइम लिया होगा 960 मीटर कवर करने के लिए बी ने कितना टाइम लिया होगा 960 बाय बी। उसके बाद भी ए जीत जाता है, मतलब ये टाइम ए ले रहा है, ये टाइम बी ले रहा है। अभी भी जो टाइम है ये वाला बी, क्योंकि वो बोल रहा है अभी भी 19 सेकेंड से जीत रहा है, मतलब ये वाला टाइम जो है इससे कम है। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं अपन। ये तो समझ में आ गया कि भाई बी को ज्यादा टाइम लग रहा है, क्लियर है। तो अभी मैंने क्या बोला कि बी को कितना टाइम, बी ने 960 मीटर कवर किया है बी की स्पीड से, ए ने 1000 कवर किया है ए की स्पीड से, और दोनों का टाइम डिफरेंस है 19 सेकेंड्स। बी ज्यादा टाइम ले रहा है तभी तो हार रहा है, वो 960 मीटर कवर करने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है। तो 960 बाय बी माइनस 100 बाय ए इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन दे रखी है कि अगर ए उसको 30 सेकेंड्स का स्टार्ट देता है, 30 सेकेंड्स मतलब बी 30 सेकेंड्स पहले, 30 सेकेंड्स ज्यादा ले रहा है, उस केस में बी जीत जाता है 40 मीटर से। अब बच्चों जो सेकेंड, ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में मैं बात करूं तो अब इस केस में अगर देखें तो वो बी जो है वो टाइम क्या बोल रखा है, अगर ए 30 सेकेंड्स का स्टार्ट दे रहा है तो बी 40 मीटर से जीत जाता है। बी 40 मीटर से जीत जा रहा है, मतलब मैं मान लेती हूँ बी ने पूरा कवर कर दिया तभी तो जीता वो, उसने पूरा 1000 कवर कर लिया। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी पूरी की पूरी 1000 अपॉन बी, वो 40 मीटर से जीत गया, मतलब ए अभी 40 मीटर पीछे रह गया, ए यहीं पे रह गया और बी यहाँ पहुंच गया। तो ए ने 40 मीटर कम कवर करे हैं, ए ने अगर 40 मीटर कम कवर करे मतलब उसने अब 960 कवर करे, तो उसने 960 कवर करने के लिए कितना कवर किया होगा 960 बाय ए लिया होगा उसने। अब बच्चों इसने इतना टाइम लिया, इसने इतना टाइम लिया, और बी ने जो, बी को 30 सेकेंड ज्यादा मिले थे ना, तो ये बी का टाइम है, ये ए का टाइम है, तो बी ने ज्यादा टाइम लिया था, कितना डिफरेंस है दोनों का 30, तो टाइम डिफरेंस यहाँ से 30 ले लिया अपन ने, क्लियर है। चलो अब इसके अंदर अपन ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन गया, लेट कर लेते हैं 1 अपॉन बी को अपन x मान लेते हैं
1 अपॉन ए को अपन y मान लेते हैं। पहली इक्वेशन बन जाएगी 960x माइनस 1000y इज इक्वल टू 19, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 1000x माइनस 960y इज इक्वल टू 30। अब बच्चों ये ax प्लस by और bx प्लस ay वाली फॉर्म हो गई, तो एक बार दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एक बार सबट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों को ये पता है तो जब ऐसी फॉर्म आती है ax प्लस by और bx प्लस ay, मतलब x और y का कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो जाता है, दोनों को एक बार ऐड कर लो, एक बार सबट्रैक्ट कर लो, ताकि इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाती है। तो मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर रही हूँ। जब मैं ऐड करूँगी तो 1960x माइनस 1960y इज इक्वल टू 49 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 49 बाय 1960 कॉमन ले लिया अपन ने। ये कैंसिल आउट हो रहा है इससे कितने टाइम्स, ठीक है। ये 49 से कितनी बार जा रहा है, ये 4 टाइम्स जा रहा है, तो 1/40 आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस वाई मिल गया। एक बार अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब अपन ऐसा लिख लेते हैं कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते हैं, सॉरी, यहाँ कर देते हैं अपन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 1000 माइनस 960 करेंगे तो 40x आएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस का 40y आएगा इज इक्वल टू 49। तो यहाँ से अपने पास x प्लस वाई सबट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी 11 आएगा, क्योंकि इस केस में अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। ये 11 आ जाएगा, तो x प्लस वाई आ जाएगा 11/40। तो बच्चों एक इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/40, और एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/40। सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/40, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11/40, y से y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12/40 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 6/40। यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 6/40 मिल गया। y अगर यहाँ से निकालना चाहें, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो इसमें, या x माइनस वाई या x प्लस वाई वाली दोनों इक्वेशन में से y अगर 6/40 पुट करेंगे तो ये 5/40 आ जाएगी y की वैल्यू, विच इज इक्वल टू आ जाएगी 1/8। बच्चों यहाँ से अपन को x और y मिल गया। अब x और y मिल गया तो a और b मिल जाएगा, क्योंकि मैंने माना था कि 1/b जो था उसको मैंने x माना था और 1/a को मैंने y माना था। तो 1/b की वैल्यू x के इक्वल थी। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में आपको x की वैल्यू क्या बताई, 6/40, और y की वैल्यू 1/8। तो ये हो जाएगा 6/40 और ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ से b की स्पीड आ गई 40/6 और a की स्पीड आ गई 8, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अपन से, क्वेश्चन में पूछा गया था भाई मुझे तो T2 माइनस T1 निकालना है, तो इसके लिए तो मुझे ये T2 और T1 पता होने चाहिए। तो T2 क्या है 1000/A एंड T1 क्या है 1000/B। तो यहाँ से T2 था मेरे पास 1000/A एंड T1 था 1000/B। 1000 को 1000 रहने देते हैं, A की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ से 8 1 जा 8 बचेगा 125 अराउंड आ जाएगी ये T2 की वैल्यू, ठीक है। T1 है अपने पास 1000/40/6, ऊपर भेज देते हैं 1000 इंटू 6/40, बच्चों ये 0 0 कैंसिल आउट, 3 टाइम्स 2 टाइम्स ये 50 टाइम्स, ये आ गया 150। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, T1 और T2 दोनों मिल गए। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड वाज, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था अपन से, अपन को निकालना है T1 माइनस T2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अपन बोल देते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 125 विच इज 25, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया था कि भाई बताओ T1 माइनस T2 सेकेंड्स में कितना आएगा 25 सेकेंड्स, क्लियर। चलो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, इसमें बोल रखा है डेविड कंप्यूटेड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 19 एज दिस। उसने कंप्यूट करा कि 3 की पावर 19 की जो वैल्यू आई वो आई है 11A
226 1467। अब इसने बोल रखा है ही फाउंड ऑल द डिजिट्स करेक्टली एक्सेप्ट ए। सारी डिजिट जो लिखी हुई है वो करेक्टली थी, बस ए की वैल्यू उसने गलत निकाली है, उसकी जगह उसने ए लिख कर दे दिया। अब बताओ ये ए की वैल्यू क्या होगी। बच्चों ये नंबर जो है ये 3 की पावर 19 है। दैट मीन्स वी कैन से 11A 2261467 इज डिविजिबल बाय, अगर ये 3 की पावर 19 है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। ये 3 की पावर 19 की वैल्यू अगर ये है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 3 की पावर 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 की पावर 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 की पावर 3 से भी डिविजिबल होगा, 3 की पावर 4 अप टू 3 की पावर 19 से डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर 3 से, 9 से, 27 से सबसे डिविजिबल होना चाहिए। अब इनकी डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, 9 एंड दिस। तो सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 1 + 1 + a + 2 + 2 + 6 + 1 + 4 + 6 + 7। दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3, 9 एंड दिस। डिविजिबिलिटी रूल ये पता है बच्चों। इसको जब ऐड करेंगे तो वी विल गेट 30 + a। अब यहाँ पर अपन को a की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है ताकि 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से भी डिविजिबल हो जाए, तो बाकी सबसे डिविजिबल हो जाएगा। देखो a की वैल्यू मैं क्या क्या रख सकती हूँ, मैं a की वैल्यू 3 रख सकती हूँ, मैं 6 रख सकती हूँ, 9 रख सकती हूँ 3 से डिविजिबल होने के लिए। बट अगर मैं 3 रखूंगी तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, 6 रखूंगी 36 डिविजिबल हो जाएगा, 9 रखूंगी 39 डिविजिबल नहीं होगा 9 से। 3, 6, 9 से 3 से डिविजिबल हो जाएगा, बट ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो कौन सी वैल्यू बस पॉसिबल आ रही है, a की 6। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 6। ओके, नेक्स्ट द सम ऑफ द 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम दे रखा है 124 एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नेक्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आगे के 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम दे रखा है 124। 8 के बाद वाले जो 9th 10th 11 12 13 इनका सम मुझे निकालना है। ठीक है, 9 10 11 12 13 जो नंबर आएगा उन पांचों का सम बताना है। तो बच्चों 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमको पता है एक के बाद एक वाले जो नंबर्स होते हैं, इन सबका जो सम दे रखा है, ये 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम दे रखा है वो दे रखा है 124। अब बच्चों x x x 2 3 4 5 6 7 8, तो 8x आ जाएगा, +1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 8। आप इन सब का सम करेंगे अगर इसके अकॉर्डिंग तो यू विल गेट 28। n × n + 1/2 लगा लो टोटल, दिस इज 7, दिस इज नॉट 8, 7 आएगा ना। तो बच्चों 1 + 2 + कितना होगा, n × n + 1/2 दैट इज 4 विच इज 28 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इज इक्वल टू 124। सो वी कैन से 8x इज इक्वल टू 124 - 28। सो 8x इज इक्वल टू यहाँ से 6 आ जाएगा, 11 8 और यहाँ से आएगा अपने पास 96। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। x 12 आ गया, x 12 आ गया। तो 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, स्टार्टिंग के 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 12 13 14 15 16 17 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 19। ये तो 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। बट वो 8 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है इसके बाद के जो 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है वो बताने हैं। तो 19 के बाद 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होंगे, 20 21 22 23 24। इन सब का सम निकालना है, दैट इज 20 + 21 + 22 + 23 + 24। व्हेन यू ऐड यू विल गेट 110। जब इन सबको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 110। तो नेक्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा 110। क्लियर। नेक्स्ट, in the adjoining figure ABCD is a rectangle and we have to find the value of x + y.
बच्चों ये ABCD एक रेक्टेंगल दे रखा है और आपसे पूछा है x प्लस वाई फाइंड आउट करो। देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा एंगल D। एंगल D जो होगा वो कितना होगा 90। तो बच्चों ये एंगल कितना आ जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट O, तो एंगल ODC कितना आएगा 90 माइनस 55, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से अपने पास 90 माइनस 55 कर लेंगे, यहाँ से 5 बचेगा 8 और 6 7 8 35। तो ये एंगल कितना आ जाएगा 35। ये 35 आ गया बच्चों, ये 35 आ गया तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि DOC एंगल जो होगा वो 180 में से 35 और 20 माइनस कर दो, 180 में से 55 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5 7 माइनस 125। ठीक है, यहाँ से जो मुझे ये एंगल मिल गया, ये रिमेनिंग एंगल जो मिल गया ये वाला मिल गया 125। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली ट्राइंगल की। अच्छा ये जो है पूरा टोटल 360 हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस 60 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। So from here we can get the value of x plus y is equal to 360 minus ये आ जाएगा बच्चों 1, ये आ जाएगा 360 माइनस यहाँ से आ जाएगा मेरे पास कितना आ रहा है 11 131। एक सेकेंड रुको, मैंने क्या किया 60 प्लस 125 है ना, टोटल 360 हो गया 130 नहीं 185 आ रहा है ना, सॉरी इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 185। सो वी विल गेट 5 and 7 and 175। तो आपसे ये पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 175। ठीक है, मैंने बस ये प्रॉपर्टी लगाई, 90 डिग्री था, ये 35 आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्राइंगल की, ये वाला एंगल मिल गया। टोटल कंप्लीट एंगल 360 होता है, उससे अपन को x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट, इन दिस इट इज गिवन a इज इक्वल टू 625 पावर माइनस 3/4 और बच्चों b की वैल्यू दे रखी है 78125 पावर 3/7 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी। ठीक है, अब पहले a और b मिल जाएगा तो a इंटू बी भी मिल जाएगा। बच्चों 625 होता है 5 की पावर 4 होल पावर माइनस 3/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a मिल जाएगा 5 की पावर माइनस 3। ठीक है, और 78125 जो होता है वो होता है 5 की पावर 7 होल पावर 3/7, ये कैंसिल आउट होकर मिल जाएगा 5 की पावर 3। दो चीजें मिल गई, a मिल गया और b मिल गया। a कितना है 5 की पावर माइनस 3, b कितना है 5 की पावर 3। अब ऑब्वियसली दिस इज माइनस 3 प्लस 3, 5 की पावर कितना हो जाएगा 0 और 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। अ रूम इज 5 मीटर 44 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो बच्चों रूम की लेंथ दे रखी है अपन को, लेंथ कितनी दे रखी है 5 मीटर 44 सेंटीमीटर, दैट इज 544 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं रूम की ब्रेथ की, कितनी दे रखी है 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, दैट इज 374 सेंटीमीटर। रूम की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब व्हिच कैन बी पेव्ड ऑफ दिस रूम। लार्जेस्ट पूछा है तो बच्चों को क्या करना है अपन को, ऑब्वियसली अपन को HCF निकालना है। HCF ऑफ 544 and 374. So HCF of 544 and 374 when you will get 34. HCF निकालने आते हैं आप लोगों को, ठीक है। The side of the largest square slab which can be paved of the room is 34 centimeter. Largest slab की size क्या होगी जो उसमें pave कर सके, that is 34 centimeter. Easy question है. Moving on to last question. See kids, in this question, first read the question. A company sells umbrella in two sizes, large and small. एक company है, umbrella को sell कर रही है दो size में, large size में और small size में, दो umbrella है.
दिस ईयर इट सोल्ड 200 अम्ब्रेलाज विच इज ऑफ विच 1/4 आर लार्ज। देखो इसके अंदर लेट कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ लार्ज अम्ब्रेला, मान लेते हैं कि लार्ज अम्ब्रेला की कॉस्ट x है और कॉस्ट ऑफ एक लार्ज अम्ब्रेला की कॉस्ट x मान ली, एक स्मॉल अम्ब्रेला की कॉस्ट y मान ली, ठीक है। अब एक कंपनी जो है इस साल 200 अम्ब्रेला सेल करती है जिसमें 1/4 लार्ज है, तो नंबर ऑफ लार्ज अम्ब्रेला कितने हैं? 1/4, 200 के 1/4, दैट इज 1/4 ऑफ 200, मतलब 50 तो वो लार्ज अम्ब्रेला सेल करती है, तो नंबर ऑफ स्मॉल अम्ब्रेलास कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्मॉल अम्ब्रेलास हो जाएंगे 200 टोटल थे, उसमें से 50 स्मॉल लार्ज अम्ब्रेलास थे, स्मॉल अम्ब्रेलास कितने हो जाएंगे? 150 अम्ब्रेलास स्मॉल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आगे है, द सेल ऑफ द लार्ज अम्ब्रेला प्रोड्यूस्ड 1/3 ऑफ द कंपनीज इनकम। जो लार्ज अम्ब्रेला की सेल थी वो किसके इक्वल थी? 1/3 ऑफ द कंपनीज इनकम। अब बताओ कंपनी की इनकम कितनी हुई? एक लार्ज अम्ब्रेला की कॉस्ट x रुपीज थी, तो 50 लार्ज अम्ब्रेला की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50x। एक स्मॉल अम्ब्रेला की कॉस्ट y थी, तो 150 अम्ब्रेला की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 150y। ये उसकी टोटल सेल थी कंपनी की। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि लार्ज अम्ब्रेला जो है वो 1/3, लार्ज अम्ब्रेला की जो वो है इनकम, वो 1/3 है कंपनी की टोटल इनकम की। तो लार्ज अम्ब्रेला की इनकम कितनी आई बच्चों अपने पास? 50x। ये 50x जो है ये 1/3 है टोटल इनकम के। टोटल इनकम इतनी थी। फ्रॉम हेयर वी कैन से 150x इज इक्वल टू 50x प्लस 150y, और यू कैन से 100x इज इक्वल टू 150y। तो बच्चों यहाँ से आ रहा है 2x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई मुझे कि 2x जो है 2x किसके इक्वल है? 3y के। इफ a is to b is a ratio of the price of a large umbrella to a price of a smaller umbrella। ये बोल रहा है a by b जो है वो किसके इक्वल है? प्राइस ऑफ अ लार्ज अम्ब्रेला। लार्ज अम्ब्रेला की प्राइस कितनी? अ लार्ज अम्ब्रेला दैट इज x टू द प्राइस ऑफ अ स्मॉलर अम्ब्रेला। स्मॉलर अम्ब्रेला की प्राइस कितनी है? y। बच्चों यहाँ से अपन x बाय y को 3/2 बोल सकते हैं, तो यहाँ से a बाय b की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ये a टू b का रेशियो आया है, बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। स्टिल अपन ए बी वी डोंट नो लाइक ए कितना होगा बी कितना होगा, ये कंफर्म नहीं कि ए की वैल्यू 3 होगी। ए 3 का मल्टीपल हो सकता है, बी 2 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। बट अभी इनको क्या इस क्वेश्चन में वैसे बोनस होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन लोगों को कंडीशन देनी चाहिए आगे, या फिर उसको ये बोलना चाहिए कि ए जो है वो ए टू बी जो है और ए और बी में कोई रिलेशन बताना चाहिए, तभी अपन ए की परफेक्ट वैल्यू और बी की कोई परफेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी अपन को ए और बी का रेशियो मिला है, सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर, बट फ्रॉम हेयर लाइक इफ यू वांट टू फाइंड आउट ए बी स्क्वायर, तो अपन ए को 3 और b को अगर 2 का स्क्वायर मानेंगे तो 3 इंटू 4 12 आएगा, बट दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ 12 ए बी स्क्वायर जो आएगा, क्योंकि मैं a को यहाँ से कुछ भी 3k मानूंगी और b को यहाँ से 2k मानूंगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अपने पास 3k इंटू 2k का होल स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। सो इसमें अपन एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से। सो दिस इज ऑल अबाउट NMTC सब जूनियर पेपर। Okay, thank you all of you.